हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम 12th क्लास के लिए जो विषय है वो नागरिक शास्त्र और जो हमारा उप विषय है समकालीन दक्षिण एशिया लेसन 5। देखिए समकालीन, इसे कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया बोलते हैं। कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन किसे कहते हैं? पहले तो हमें उस लेसन का ही अर्थ जानना चाहिए कि समकालीन किसे कहते हैं। समकालीन का अर्थ होता है इक्वल टाइम पीरियड, यानी समान काल, यानी दक्षिण एशियाई देशों में जो क्षेत्र आते हैं, देश आते हैं, उनके समय में समान कालों में जो जो घटनाएं घटित हुई हैं उसे हम समकालीन कहते हैं। यानी एशिया के दक्षिण एशियाई के देशों में कोई भी घटना उसी समय, यानी मालदीव में कोई घटना घट रही है, बर्मा में घट रही है, पाकिस्तान में घट रही है, भारत में उसी समय के अनुसार, तो उसे हम जो है वो समकालीन कहेंगे। अब यहाँ पर दक्षिण एशिया यानी दक्षिण एशिया की जो कंट्री हैं, जिनमें महत्वपूर्ण कंट्री हैं, भारत है, म्यांमार है, श्रीलंका है, भूटान है, अफ़गानिस्तान है, और ये तुम्हारा वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है। इन देशों के बारे में यहाँ पर अगला अध्ययन करेंगे। यहाँ पर विशेष रूप से जो दक्षिण एशिया की जो राजनीति है, जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, यहाँ की जो द्विपक्षीय जो व्यापारिक नीति है, इन देशों के आपसी संबंध किस प्रकार के हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति, उनकी सामाजिक संरचनाएं, उनकी संस्कृति वो किस प्रकार की है, और इस चीज़ के बारे में प्रत्येक दक्षिण एशियाई देशों के बारे में यहाँ पर अध्ययन करना है। अब यहाँ पर जो देश हैं, जैसे भारत है, नेपाल है, अफ़गानिस्तान है, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, बर्मा, कंबोडिया, तो ये देशों की क्या स्थिति है। ये जो देश हैं, जो 8 जो देश हैं, जो इनकी जो है क्या कंडीशन है ये दक्षिण एशियाई देशों में। ये जो देश हैं ये साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन के कंट्री हैं, यानी दक्षेश, जिसको हम सार्क कहते हैं, सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ये इसके अंतर्गत प्रारंभ में 7 देश थे, 7 कंट्री थी, 7 देश प्लस 2 प्लस 1 बराबर 8, यानी अफ़गानिस्तान को जोड़ दिया गया है इसमें। अफ़गानिस्तान 2008 में और 2005 में इसका सदस्य बना है सार्क का। यानी ये जो कंट्री है, ये कंट्री दक्षेश की कंट्री, दक्षेश की जो स्थापना हुई थी
वो 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, नेपाल के काठमांडू में दक्षेस का मुख्यालय है। इसका मुख्यालय है। अब क्या विश्व के दक्षिण एशियाई देशों में, ये जो दक्षिण एशियाई देश हैं, इनके अंतर्गत ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई थी कि दक्षिण एशियाई देशों को एक समूह, एक ग्रुप, एक संगठन बनाने की आवश्यकता हुई। देखिए, उस समय इन देशों में जो स्थिति, भारत, श्रीलंका, मालदीव, कंबोडिया, इनकी जो स्थिति थोड़ी ठीक है। अब इन देशों ने एक अपना एक चार्टर, एक अभिसमय तैयार किया, यानी दक्षेस में 2005 तक 7 कंट्री थी। 2005 में अफ़गानिस्तान ने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली। अर्थात दक्षेस सार्क दक्षिण एशियाई देशों का ऐसा संगठन, समूह, समाज है कि जिसके अंतर्गत ये देश आपस में मिलकर एक द्विपक्षीय समझौता, एक द्विपक्षीय वार्ता, एक कूटनीतिक, एक सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक मंच तैयार करते हैं। इनका मेन पर्पज है कि इन देशों के बीच, विशेषकर दक्षिण एशियाई देशों के बीच जो तनाव है, जो टेररिज्म है, उसको समाप्त करना है। यानी इसके साथ फ्री ट्रेड, यानी मुक्त व्यापार समझौता करना है। मुक्त व्यापार, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को फ्लेक्सिबल करना है, लिबरल बनाना है। क्योंकि और दूसरी चीज़, एजुकेशन के मामले में उन्होंने एक दूसरे देशों में अपनी यूनिवर्सिटी खोलने का भी एक प्रपोजल किया है, यानी एक प्रस्ताव पारित किया है कि ये दक्षिण एशियाई देश जो है एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे की जो शांति सुरक्षा में मदद करेंगे, दूसरा एक दूसरे की एकता, अखंडता को बनाए रखेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं होगा। अर्थात देशों के बीच एक भाईचारा, विश्वबंधुत्व और सह अस्तित्व, संवेद और एक द्विपक्षीय कूटनीतिक संबंध स्थापित किए जाएंगे। तो ये देश, इन देशों के बीच एक व्यापारिक रूप से समझौता, राजनीतिक रूप से समझौता, सांस्कृतिक रूप से समझौता है, सामाजिक बंधनों से समझौता है। तो सार्क का यानी जो दक्षेस है, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, यानी दक्षिण एशियाई देशों का वर्तमान में 8 देशों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य है दक्षिण एशियाई देशों में शांति का माहौल पैदा करना, वहाँ के अराजकता पूर्ण तत्वों को समाप्त करना और सभी देश मिलकर एक दूसरे को आर्थिक रूप से सहायता प्रोवाइड कराएंगे। तो ये दक्षिण एशियाई देशों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य था। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, फ्री ट्रेड,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड कल्चर डेवलपमेंट एंड सोशल रिफॉर्मेशंस को टारगेट बनाते हुए एक दूसरे की मतलब सहायता कर हेल्प करेंगे। तो इस प्रकार से इन देशों का सम्मेलन होता रहा है और भारत में भी सम्मेलन हुआ है और भारत इसका की अध्यक्षता भी की है। ये 12वां शिखर सम्मेलन जो हुआ उसमें एक नया प्रस्ताव निकल कर आया था। 12वां शिखर सम्मेलन जो दक्षेस का 12वां शिखर सम्मेलन, ये दक्षिण एशियाई देश हैं जो सार्क के देश हैं। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से अब मैं ये बताऊंगा कि 12वां शिखर सम्मेलन जो दक्षेस का हुआ उसमें एक नया एक अध्याय, एक चैप्टर निकल के आया, एक नया समूह एक निकल के आया जिसका गठन 2004 में कर दिया गया था, यानी साफ्टा। 2004 में साफ्टा SAFTA, ये साफ्टा का गठन किया गया और 2006 से साफ्टा ने अपना काम प्रारंभ कर दिया, अपना कार्य प्रारंभ किया। देखिए, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्टा की फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये दक्षिण एशियाई देशों का एक साफ्टा एक संगठन था। इसका निर्माण दक्षेस के 12वें शिखर सम्मेलन में, दक्षेस के 12वें शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की, इसके गठन की घोषणा की। इसके बाद 2006 से इन 8 देशों ने मिलकर इस साफ्टा को लाने के लिए विचार किया और साफ्टा दक्षिण एशियाई देशों के रूप में ये फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार समझौता, यानी एशियाई देशों के बीच, दक्षिण एशियाई देशों के बीच एक ऐसा समुदाय का गठन हुआ कि इस पर जो है सभी देशों ने अपनी सहमति दर्ज की, यानी इसका किसी भी देश ने विरोध नहीं किया और सभी ने इस सम्मेलन में साफ्टा के गठन को स्वीकृति व मंजूरी दे दी। तो इस प्रकार से 2006 से साफ्टा साउथ एशिया देशों में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाए हुए है और ये देशों के बीच एक मध्यस्थता के रूप में, व्यापारिक रूप में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करता है। और इसी के द्वारा आज दक्षेस के देशों के बीच एक ग्रोथ और समृद्धि और वृद्धि समविकास एक उच्च स्तर पर हुआ है। तो इस प्रकार से इसका बजट और इसकी सभी जो होती हैं वो महत्वपूर्ण हैं और उसके निर्णय लेने में ये 8 देशों का अपना एक योगदान होता है। तो साफ्टा दक्षिण एशियाई देशों में अहम भूमिका का निर्वहन करता है। तो व्यापारिक क्षेत्रों को मृदुल, लचीला, उदारवादी बनाना, आयात निर्यात नीति को सरल बनाना वो साफ्टा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। और देशों के बीच मध्यस्थता करना, देशों के बीच शांति व्यवस्था
बनाए रखना, आतंकवाद को समाप्त करना और संचार तकनीकी शिक्षा का विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना और वैश्वीकरण को बढ़ावा देना। इसका जो मेन उद्देश्य है वो देशों के बीच आपस में एक अर्थव्यवस्था निवेश को बढ़ावा देना, जो इन्वेस्टमेंट है, और एफडीआई को बढ़ावा देना। एफडीआई क्या है? एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एफडीआई को विधि क्षेत्र से वंचित किया गया है, यानी एफडीआई को विधि से अलग किया गया है, यानी कोई भी विदेशी कंट्री भारत में कानूनन से संबंधित नहीं है। यानी एफडीआई जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में आ सकती है, लेकिन वो लीगल वे में एफडीआई लागू नहीं होती है। तो इस प्रकार से इनका जो उद्देश्य है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताएं, दक्षेस के बारे में बताया, साफ्टा के बारे में बताया। अब बात करते हैं कि जो हमारे देश हैं उनकी जो राजनीतिक भूमिका है वो किस प्रकार की है। जैसे हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो शासन प्रणाली है वो किस प्रकार की है। भारत पाकिस्तान का विवाद वो किस प्रकार का है, उनके रिलेशन किस प्रकार के, ये द्विपक्षीय उसके संबंध के बात। देखिए यहाँ पर सैनिक तंत्र भी स्थापित हो जाता है। सैनिक तंत्र, सेना जो है, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं, और सेना का जो हेड होता है, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति वो सैन्य प्रमुख होता है, और कभी कभी जो सेना का जो सबसे बड़ा होता है जनरल, वो लोकतंत्र को धराशायी करके राष्ट्रपति की शक्ति और सैन्य शक्ति दोनों को धारण कर लेता है और लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। तो ये पाकिस्तान के अंतर्गत व्यवस्था है, भारत में नहीं है ऐसी व्यवस्था। भारत में तो लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ पर राजतंत्र के साथ सैन्य तंत्र का भी प्रभावी हो जाता है। जनरल मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ ने भी एक बार ऐसा ही किया था कि वहाँ पर प्रधानमंत्री सरकार को हटा दिया था और स्वयं उसके पद पर आसीन हो गया था और राष्ट्रपति का भी चुनाव करा दिया था। तो इस प्रकार से कई बार पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलटा गया है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान की व्यवस्था। दूसरी चीज़, भारत पाकिस्तान की जो संबंध हैं वो प्रारंभ से ही वो ठीक नहीं है। उसका मेन कारण है कि भारत का नियरेस्ट होना और जम्मू कश्मीर का जो विवाद है वो सबसे ज़्यादा विवाद। जम्मू कश्मीर का जो मैटर है वो सबसे ज़्यादा वो मैटर वो करता है। दूसरा सरक्रीक विवाद, सरक्रीक विवाद, क्रिक विवाद। तीसरा सिंधु नदी विवाद, सिंधु नदी। जम्मू कश्मीर के जो अंतिम राजा थे वो हरि सिंह थे। हरि सिंह 1947 यानी 48 तक वो इस पद पर है, लेकिन वो भारत में विलय नहीं करना चाहते थे। जम्मू कश्मीर एक भारत की रियासत थी और ये स्वतंत्र होना चाहती थी, अलग रहना चाहती थी।
तो इससे एक स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती, इसलिए सरदार पटेल के द्वारा रियासतों का विलय किया गया था और इनको अंतिम चेतावनी दे दी गई थी। भारत पर कबायलियों ने आक्रमण तो भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और इस प्रकार से जम्मू कश्मीर के जो अंतिम महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने भारत में मिलने के लिए एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और भारत में मिल गए। लेकिन समस्या और भी बड़ी, पूरी तरह से जो समस्या वो नहीं हुई, आज तक भी नहीं सुलझी है। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। दूसरा सर क्रीक विवाद, भारत पाकिस्तान के बीच है ये सर क्रीक विवाद। ये गुजरात में कच्छ का रन, जो कच्छ का रन है गुजरात में, उसको अमेरिका, जो पाकिस्तान है गुजरात के कच्छ रन, कि यहाँ पर सर क्रीक एक क्षेत्र है और पाकिस्तान उसको जो है वो अपने उसमें मानता है। यानी जो कच्छ के रन का जो क्षेत्र है, वो वहाँ की जो लाइन है वो कहता है कि सर क्रीक जो है वो मेरा क्षेत्र है पाकिस्तान। तो इस पर आज भी बहुत बड़ा विवाद बना हुआ है। सर क्रीक जो गुजरात में कच्छ के रन के पास है, वहाँ पर विवाद जमा हुआ है। तीसरा सिंधु नदी, 1960 ईस्वी में सिंधु नदी जल विवाद के बारे में ये हुआ कि भाई जो सिंधु नदी का जल है वो कितने % भारत उसका यूज करेगा और कितने % जो है पाकिस्तान करेगा। तो ये मैटर जो है यूएनओ में गया और यूएनओ में जाने का उसने किया और फिर जो है विश्व बैंक ने इसकी मध्यस्थता की। विश्व बैंक ने उन्होंने कहा कि भाई इसका जो सिंधु नदी का जो जल है उसको दोनों ही देश उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब है पाकिस्तान का कि उस सारे को जल सिंधु को अब मेरे ही उसमें अंडर में होना चाहिए। तो विश्व बैंक ने फैसला दिया, यूएनओ ने भी फैसला दिया। तो इस प्रकार से ये भी मैटर उभरता है। तो ये भारत पाकिस्तान के बीच बड़ा ऐसा है। दूसरा 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है। वो युद्ध क्या है? ये डूरेंट रेखा है, डूरेंट रेखा है, सॉरी। तो जो भारत पाकिस्तान के बीच जो एक रेखा बनी हुई है, तो उस रेखा को जो LOC है उसको आए दिन उस पर वो उसको क्रॉस कर देता है और उस पर जो सीज फायर करता है। तो जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत कश्मीर अपने क्षेत्र में मानता है कि ये पूरा का पूरा जो है वो पाकिस्तान का। तो ये विवाद बहुत ज़्यादा बना हुआ है। तो भारत पाकिस्तान के बीच ये इस लेसन के अंतर्गत ही दिए हुए हैं कि उनके क्या रिलेशन हैं, श्रीलंका से भारत के क्या रिलेशन हैं, और ये इसके क्या रिलेशन है, नेपाल और इनके क्या रिलेशन हैं, तो ये भूटान के क्या रिलेशन है, चीन से भारत के क्या रिलेशन हैं। इस लेसन में जो समकालीन दक्षिण एशियाई देशों में ये रिलेशन का ही चैप्टर है अधिकतर जो है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपके लिए ये चीज़ बताई। नेपाल और भारत, इनके संबंध पहले से ही मधुर हैं, लेकिन फिर भी नेपाल की स्थिति जो अलग प्रकार की थी। नेपाल में 2006 तक राजतंत्र रहा, राजतंत्र, वहाँ राजशाही शासन था। नेपाल के अंतर्गत राजशाही शासन नेपाल में, लेकिन वहाँ पर क्रांति कर दी लोगों ने और उसके बाद वहाँ पर राजतंत्र को धराशायी करके वहाँ लोकतंत्र स्थापित, लोकतंत्र 2006 के बाद वहाँ लोकतंत्र स्थापित है। लोगों के द्वारा चुनी जाने वाली सरकार, यानी संवैधानिक लोकतंत्र वहाँ पर बाहर हो गया है। तो इससे अब भारत के और जो संबंध हैं, क्योंकि भारत ने नेपाल को हर क्षेत्र में सहायता प्रोवाइड कराई है। तो इस प्रकार से
वहाँ पर लोकतंत्र बहाल होने से स्थिति जो है दूसरा, नेपाल और तिब्बत के मामले में चीन जो है वो दखलंदाज करता है। जब भी नेपाल भारत के किसी उसमें आता है, उसे सहायता लेता है, तो चीन जो है तिलमिला जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि नेपाल के जो संबंध है वो भारत से नहीं रहें और वो चीन से संबंध रहे। इसलिए आए दिन और वर्तमान स्थिति और भी ज़्यादा नाजुक है, क्योंकि लिपुलेख जो नेपाल में जो उसको दर्रा है, उसको जो भारत का है उसे अपने उसमें बताता है। तो इस प्रकार से ये विवाद और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से नेपाल को जल और राष्ट्रीय तकनीकी और शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने नेपाल को काफ़ी सहायता दी है। तो इस प्रकार से भारत के जो संबंध हैं वो नेपाल से वो मधुर रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले वो संबंध में कुछ अराजकता पैदा हुई। तो ऐसे में भारत नेपाल का ये चीज़ है। अब मैं आपके लिए बताऊंगा कि श्रीलंका और भारत के रिलेशन क्या है। श्रीलंका और भारत के संबंध। श्रीलंका, भारत श्रीलंका तथा श्रीलंका के संबंध किस प्रकार। देखिए, भारत और श्रीलंका के संबंध प्रारंभ से मधुर रहे हैं और श्रीलंका ही वो कंट्री थी कि जब 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक कोलंबो प्रस्ताव हुआ, कोलंबो प्रस्ताव। और यहाँ पर इन देशों ने, कई देशों ने मिलकर चीन और भारत को कोलंबो में बुलाकर उसकी जो चीन ने जो भारत के खिलाफ जो आक्रमण किया था और उसने आगे के आने वाली कहा कि दोनों देश एक दूसरे की जो LAC है उसकी रक्षा करेंगे, उसकी सीमा की रक्षा करेंगे, क्योंकि जो चीन की जो रेखा है, जो भारत चीन के बीच जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा, यानी इसका आदर करेंगे मैकमोहन रेखा। और ये अंग्रेज़ों द्वारा 1914 ईस्वी में बना दी गई थी, 1914 ईस्वी। तब से ये भारत और चीन के बीच बनी हुई है और भारत ने मैकमोहन रेखा को तोड़ा, उसका उल्लंघन किया और भारत के 38,000 किलोमीटर वर्ग उसने जो है ज़मीन भारत की हड़प ली 1962 ईस्वी में। जब भारत चीन का युद्ध हुआ था तो भारत का जो पाला था वो नीचे था। तो इस प्रकार से कोलंबो प्रस्ताव भारत चीन के बीच युद्ध को रोकने का एक मसौदा था जो श्रीलंका में हुआ था। तो इस प्रकार से इसलिए भी महत्वपूर्ण है। दूसरा कि राजीव गांधी सरकार ने, जब राजीव गांधी की सरकार थी तो उस समय लिट्टे तमिल टाइगर ईलम जो वहाँ का एक आतंकवादी गुट था लिट्टे वाला, इनको समाप्त करने के लिए राजीव गांधी ने सेना भेजी थी और उस सेना का ये परिणाम हुआ कि राजीव गांधी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या लिट्टे द्वारा की गई थी। तमिलनाडु में जब एक सभा में बोल रहे थे वहाँ पर, तो लिट्टों ने ही उनके द्वारा जो एक जाल फंसाकर एक बुढ़िया के द्वारा माला डलवाकर और वहाँ बम फट गया था। तो इस प्रकार से श्रीलंका और भारत के संबंध तो मधुर हैं और आए दिन वहाँ पर सहायता दी जाती है, क्योंकि वो मन्नार की खाड़ी और जो पाक जल संधि से श्रीलंका और भारत जो है अलग होता है।
तो इस प्रकार से श्रीलंका से भारत के जो संबंध हैं वो मधुर हैं। तो इस प्रकार से ये मैंने कराए, आगे कराऊंगा। अब आप क्वेश्चन लिखिए जो करके लाएंगे। आज प्रश्न 1, दक्षेस सार्क से आप क्या समझते हैं? इसके महत्वपूर्ण उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 2, साफ्टा का गठन क्यों हुआ था? उल्लेख कीजिए। प्रश्न 3, भारत पाक संबंधों का वर्णन करो। प्रश्न 4, सर क्रीक विवाद किन देशों के बीच है? किन देशों के बीच है? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन करके लाएंगे। धन्यवाद।